यह गूगल AI स्टूडियो और फायरबेस का उपयोग करके असली वेब एप्लीकेशन बनाने और लॉन्च करने के लिए पूरी गाइड है। चाहे आपने कभी AI स्टूडियो का इस्तेमाल न किया हो या आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट है और आप नहीं जानते कि आगे क्या करना है, यह वीडियो आपके लिए है। चाहे आप कोई वेबसाइट, वेब ऐप या SAS आइडिया पर काम कर रहे हों, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर कुछ जटिल लगे तो फिक्र न करें। मैंने इस ट्यूटोरियल को ऐसा बनाया है ताकि यह बेहद आसान और स्पष्ट हो। भले ही आपने पहले ऐसा न किया हो, इसका रोड मैप ये है। हम गूगल AI स्टूडियो में ऐप बनाएंगे। AI स्टूडियो एक फ्री टूल है जहां आप ऐप का विवरण देते हैं और ये आपके लिए वर्किंग प्रोजेक्ट बना देता है। कोडिंग की जरूरत नहीं। बिल्ड के दौरान हम फायरबेस सक्षम कर एक वर्किंग बैकएंड जोड़ेंगे जो यूजर अकाउंट्स, डेटाबेस और फाइल स्टोरेज मैनेज करता है। इसे शुरू करना मुफ्त है। फिर हम सब कुछ सही से कॉन्फ़िगर करेंगे, ऐप टेस्ट करेंगे और एडमिन डैशबोर्ड सेटअप करेंगे ताकि आप यूजर्स और डेटा एक जगह देख सकें। फिर हम इसे होस्टिंग से असली डोमेन पर लाइव करेंगे। सिर्फ यह हिस्सा मुफ्त नहीं है, पर मैं आपको बाद में इसका आसान और किफायती सेटअप दिखाऊंगा। इस वीडियो को बनाने का सबसे कठिन काम डेमो ऐप चुनना था, क्योंकि यह सिर्फ एक चीज बनाने पर केंद्रित नहीं है। इसका लक्ष्य आपको बैकएंड के साथ अपनी वेब एप्लीकेशन बनाना सिखाना है। तो आपके सामने जो ऐप बनाने के लिए मैंने चुना वह सही होना जरूरी था। इसे समझने में सरल होना चाहिए था, पर इतना जटिल कि सब कुछ सिखा सके। काफी सोच विचार के बाद मैंने क्लाइंट वॉल्ट बनाया। ये एक साधारण फाइल पोर्टल है जिसे फ्रीलांसर या डिजाइनर अपने क्लाइंट्स के लॉगिन और वीडियो, डॉक्यूमेंट्स या इमेज अपलोड करने के लिए दे सकते हैं। मैंने यह प्रोजेक्ट खास वजह से चुना है। देखिए यह क्या करता है। इस ऐप में यूजर ईमेल पासवर्ड से अकाउंट बना साइन इन और आउट कर सकता है ताकि उन्हें अपनी प्राइवेट स्पेस मिले। साइन आउट के बाद भी उनका डेटा वहीं सुरक्षित रहता है, कुछ भी कभी गायब नहीं होता। वे फाइलें अपलोड कर सकते हैं और वे फाइलें क्लाउड में सुरक्षित रूप से स्टोर होती हैं। वे उन्हें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और केवल उन्हीं को अपनी चीजों तक पहुंच होती है। और यह सब एक साथ काम करता है। हर बटन, हर पेज, हर फीचर पर्दे के पीछे बैकएंड से बात कर रहा है ताकि सब कुछ सही से काम करे। अब यह सिर्फ एक डिजाइन या स्थिर वेबसाइट नहीं है, ये एक असली वेब एप्लीकेशन है। और जो कुछ भी मैंने अभी आपको दिखाया वह 4 चीजों पर निर्भर करता है। यूजर ऑथेंटिकेशन, एक डेटाबेस, फाइल स्टोरेज और इन सबको UI से जोड़ना। ये किसी भी असली वेब एप्लीकेशन को बनाने के 4 स्तंभ हैं और यही चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। हम इन चारों स्तंभों को एक एक करके सेटअप करेंगे ताकि अंत में आपके पास एक पूरी तरह से काम करने वाला वेब एप्लीकेशन हो। इन स्तंभों को समझना जरूरी है क्योंकि ये आपकी हर रचना पर लागू होते हैं। इसीलिए मैंने इस ट्यूटोरियल के डेमो के लिए क्लाइंट वॉल्ट चुना है। यह साधारण ऐप इन 4 स्तंभों पर टिका है। वेब ऐप के मूल सिद्धांत सीखने के लिए यह बेहतरीन प्रोजेक्ट है। चाहे आप इसे मेरे साथ बनाएं या गाइड की तरह इस्तेमाल करें, आप जो सीखेंगे उसे AI स्टूडियो के अगले प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए वेब ऐप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल AI स्टूडियो पर जाएं। अगर पहले इस्तेमाल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गूगल अकाउंट द्वारा साइन अप करें। यह पूरी तरह मुफ्त है। अब मैं यहां ऊपर दाईं ओर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। मैं यहां अपना गूगल अकाउंट चुनूंगा और अपना पासवर्ड दर्ज करूंगा। साइन इन करने के बाद आपको मुख्य डैशबोर्ड मिलेगा। प्रॉम्प्ट लिखने से पहले मैं आपको अपना फॉर्मेट दिखाता हूं। आपके प्रॉम्प्ट बनाने के तरीके से AI स्टूडियो के रिजल्ट की क्वालिटी बदल जाती है। यह फॉर्मेट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काम करता है, सिर्फ इसी के लिए नहीं। मैं प्रॉम्प्ट को 4 हिस्सों में बांटता हूं। पहला है यह क्या है। यहाँ आप ऐप को नाम देकर संक्षेप में बताते हैं कि यह क्या करती है। आप AI स्टूडियो को पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि वह आपके ऐप का उद्देश्य समझ सके। दूसरा हिस्सा है इसको क्या चाहिए। यह वह जगह है जहां आप अपनी ऐप में होने वाले खास पेज और फीचर्स की सूची बनाते हैं, जैसे कि लॉगिन पेज, डैशबोर्ड, खास बटन या आपकी ऐप को जो भी चाहिए। जितनी ज्यादा डिटेल आप यहां देंगे, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। तीसरा हिस्सा है यह कैसा दिखता है। यहां आप डिजाइन, रंग, लेआउट और अनुभव का वर्णन करते हैं। इसके लिए डिजाइनर होना जरूरी नहीं, इसे बस साधारण शब्दों में कहें। AI स्टूडियो इसे शानदार बना देगा। चौथा हिस्सा बैकएंड फीचर्स है, जहां आप ऐप की जरूरतों के बारे में बताते हैं। परिचय में बताए गए चारों स्तंभ यहीं काम आते हैं। अगर आप नए हैं और ऐप की बैकएंड जरूरतों से अनजान हैं तो फिक्र न करें। यदि आपने ऐप की खूबियां पहले बताई हैं तो AI स्टूडियो से बैकएंड तैयार करने को कहें। हालांकि स्पष्ट जानकारी हमेशा बेहतर परिणाम देगी।
अगर आप शुरुआत में ही इसे जोड़ते हैं तो AI स्टूडियो खुद फायरबेस सेटअप कर देगा। यही आपके प्रोजेक्ट को एक असली वेब ऐप में बदल देता है। स्टूडियो में लौटने से पहले प्रॉम्प्ट फॉर्मूला को दोहराते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का विवरण, जरूरतें और लुक बताएं और इसमें जरूरी बैक एंड सुविधाएं शामिल करें। अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए AI स्टूडियो में प्रॉम्प्ट को इसी तरह स्ट्रक्चर करें और बाकी सब कुछ यह आपके लिए संभाल लेगा। और मैं यहाँ जल्दी से यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इनमें से कुछ भी भारी लग रहा है तो मैंने पहले से ही एक पूरा गूगल AI स्टूडियो फायरबेस गाइड तैयार किया है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी मैं आपको सलाह दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस गाइड को एक नए टैब में खोल लें। ठीक है, तो अब चलिए वापस AI स्टूडियो पे चलते हैं और मैं यहाँ अपना प्रॉम्प्ट डालूंगा। फिर मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। मेरे पास यहाँ ये क्या है वाला हिस्सा है। मैं AI स्टूडियो को बता रहा हूँ कि मैं एक वेब ऐप बनाना चाहता हूँ जिसका नाम क्लाइंट वॉल्ट है। यह एक क्लाइंट फाइल पोर्टल है जहां फ्रीलांसर और डिजाइनर अपने क्लाइंट्स को सुरक्षित रूप से फाइल अपलोड और मैनेज करने की सुविधा दे सकते हैं। तो यहाँ मैं AI स्टूडियो को सिर्फ 2 वाक्यों में पूरी तस्वीर दे रहा हूँ और इसके नीचे मैंने अपनी प्रोजेक्ट की जरूरतें लिखी हैं। मैं सभी जरूरी फीचर्स की सूची बना रहा हूँ। नीचे मैंने यह लाइन भी जोड़ी है, ऐप के लिए जरूरी अन्य सभी सुविधाएं जो यहाँ नहीं हैं उन्हें भी शामिल करें। मुझे यह पसंद है क्योंकि अक्सर छोटी बातें आप भूल सकते हैं पर AI स्टूडियो उन्हें जानता है। आप जरूरी बातें बताते हैं और बाकी यह खुद संभाल लेता है। फिर नीचे मैं ऐप का लुक बताता हूँ। यहाँ मैं प्रोजेक्ट के डिजाइन को लेकर कुछ सामान्य दिशा निर्देश दे रहा हूँ। यह कुछ बहुत जटिल होना जरूरी नहीं है। और फिर यहाँ नीचे हमारे पास एक बड़ी बात है। यहीं पर हम उन बैकएंड फीचर्स की सूची बनाते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ मैं AI स्टूडियो को बता रहा हूँ कि मुझे यूजर ऑथेंटिकेशन, एक डेटाबेस, फाइल स्टोरेज और सिक्योरिटी रूल्स चाहिए। परिचय में बताए गए ये वही 4 स्तंभ हैं। इन्हें प्रॉम्प्ट में डालते ही AI स्टूडियो इसे अपने आप सेटअप कर देता है। तो अब जब हमारा प्रॉम्प्ट तैयार है, मैं यहाँ नीचे दाईं ओर जाऊंगा और बिल्ड पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ दाईं ओर आपका प्रीव्यू पैनल होगा और फिर बाईं ओर यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट के बिल्ड से संबंधित लाइव अपडेट देखने को मिलेगा। आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ बाईं या दाईं ओर कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ एक पल रुकूंगा और देखूंगा कि आगे क्या होता है। तो ठीक यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि हम अपने प्रोजेक्ट का डिजाइन कैसा देखना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। मैं तीरों पर क्लिक करके इन सभी को देख सकता हूं और मुझे लगता है कि मैं यही वाला चुनूंगा। मैं इस डिजाइन को चुने पर क्लिक करूंगा और इंतजार करूंगा। अब यहाँ एक पॉपअप दिखेगा जिसमें लिखा होगा फायरबेस सक्षम करें। AI स्टूडियो को आपके ऐप के लिए बैकएंड चाहिए, इसलिए सेटअप की अनुमति दें। आगे बढ़ें और फायरबेस सक्षम करें पर क्लिक करें। यह आपके लिए फायरबेस प्रोजेक्ट बनाएगा, आपका डेटाबेस सेटअप करेगा, प्रमाणीकरण कॉन्फ़िगर करेगा और सब कुछ आपके ऐप से जोड़ देगा। यह सब कुछ सिर्फ इस एक बटन पर क्लिक करने से अपने आप हो जाता है। अब यहाँ कुछ और पल इंतजार करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और जब सब कुछ हो जाएगा तो AI स्टूडियो आपको आपके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का शुरुआती बिल्ड देगा। अब यहाँ आपको शायद तुरंत ऐप टेस्ट करने और डिजाइन ऑफ सभी पेज देखने का मन करे, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि अभी थोड़ा रुकें। यहाँ सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है बैकएंड में जाना और यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ सही से सेटअप और कनेक्ट हुआ है या नहीं। AI स्टूडियो ने हमारे लिए एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड सेटअप किया है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बैक एंड की सारी चीजें सही तरीके से कॉन्फ़िगर की गई हैं, इससे पहले कि हम फ्रंट एंड में कोई बदलाव करें। इस तरह एक बार जब बैकएंड पूरी तरह से सेट हो जाएगा तो आगे आप जो भी बदलाव करेंगे वे आपके ऐप के अंतिम वर्जन पर ही होंगे और कुछ भी ओवरराइट या खराब नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इसी का ध्यान रखेंगे। अब अपने बैकएंड तक पहुंचने के लिए आपको फायरबेस कंसोल पर जाना होगा जो एक अलग वेबसाइट पर है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वहां कैसे पहुंचना है और उसे कैसे नेविगेट करना है ताकि आप वे बदलाव शुरू कर सकें जो हमें करने हैं। हमारे फायरबेस कंसोल तक पहुंचने के लिए ऊपर जाइए और एक नया टैब खोलें और फिर console.firebase.google.com पर जाइए। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, तो मैं यहां इस लिंक पर जाऊंगा और फिर दाईं ओर आपको यहां अपना प्रोजेक्ट दिखाई देगा। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें। इसे बंद कर दें और यहां आपका फायरबेस कंसोल है। यहीं पर आप अपनी ऐप के पीछे चल रही हर चीज देख और मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपके यूजर अकाउंट्स, डेटाबेस, फाइल स्टोरेज, सिक्योरिटी रूल्स, ये सब कुछ यहीं पर मौजूद है।
जब भी आपको कुछ चेक करना हो या अपने बैकएंड में कोई बदलाव करना हो तो आप यहीं आएंगे। अब यहाँ सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है ऑथेंटिकेशन चेक करना। आइए बाईं ओर जाएं और सिक्योरिटी पर होवर करें। ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करें। यहां से ऊपर जाइए और साइन इन मेथड पर क्लिक करें। यहां साइन इन प्रोवाइडर्स की लिस्ट है। एआई स्टूडियो ने गूगल साइन इन पहले ही इनेबल कर दिया है, लेकिन ईमेल और पासवर्ड से साइन अप के लिए हमें इसे खुद ऑन करना होगा। तो दाईं ओर ऐड न्यू प्रोवाइडर पर क्लिक करें और यहां ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक करें और हम इसे यहीं सक्षम करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। और अब इस बदलाव के साथ हमारे यूजर्स हमारी वेब ऐप पर अपने ईमेल और पासवर्ड का उपयोग करके साइन अप कर सकेंगे। दूसरी चीज जो हम यहां सेटअप करेंगे वह है फाइल स्टोरेज। बाईं साइड मेनू में डेटाबेसेस एंड स्टोरेज देखें, फिर यहां स्टोरेज पर क्लिक करें। जब आप इसे पहली बार खोलेंगे तो फायरबेस आपसे ब्लेज प्लान में अपग्रेड करने के लिए कहेगा। चिंता न करें, क्योंकि यह बिल्कुल सामान्य है। फायरबेस स्टोरेज का उपयोग करने से पहले आपके पास एक बिलिंग अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है, आप किसी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप नहीं कर रहे हैं। फायरबेस का ब्लेज प्लान पे एज यू गो है, यानी आपको केवल उतना ही चार्ज किया जाएगा जितना आप फ्री टियर से अधिक इस्तेमाल करते हैं। और फ्री टियर वास्तव में काफी उदार है। आपको 5 गीगाबाइट स्टोरेज, प्रतिदिन 1 गीगाबाइट डाउनलोड्स और प्रतिदिन 50,000 रीड ऑपरेशंस मिलते हैं। संदर्भ के लिए आपको इन नंबरों के करीब पहुंचने के लिए भी एक काफी एक्टिव ऐप चलाना पड़ेगा। सीखने, बनाने और टेस्टिंग के लिए संभवतः आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अपग्रेड प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करें और क्रिएट अ क्लाउड बिलिंग अकाउंट पर क्लिक करें। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहां आपको अपनी संपर्क जानकारी और भुगतान विधि भरनी होगी। और जब आप यह सब पूरा कर लें तो स्टार्ट फ्री पर क्लिक करें। अब आपकी भुगतान विधि के अनुसार यहां एक पॉपअप आ सकता है जिसमें एक बार के लिए $10 की प्रीपेमेंट मांगी जा सकती है। यह सिर्फ गूगल द्वारा भुगतान विधि की पुष्टि के लिए है और यह फायरबेस का शुल्क नहीं है। खाते में क्रेडिट होने पर आपको फ्री ट्रायल क्रेडिट भी मिलेंगे और अगर आप कभी अपना बिलिंग अकाउंट बंद कर देते हैं तो ये $10 वापस किए जा सकते हैं। तो मैं यहां ओके पर क्लिक करूंगा। अब यहां फायरबेस आपको बिलिंग बजट सेट करने का विकल्प देगा। मैं सलाह दूंगा कि इसे कुछ कम रखें, जैसे $5 भी पर्याप्त रहेगा। इस तरह अगर आपका उपयोग कभी उस राशि के करीब पहुंचता है तो फायरबेस आपको एक ईमेल भेजेगा ताकि कोई आश्चर्य न हो। आप इसे एक सुरक्षा जाल के रूप में सोच सकते हैं। आइए नीचे जाइए और कंटिन्यू पर क्लिक करें, फिर यहां नीचे स्क्रॉल करें और लिंक क्लाउड बिलिंग अकाउंट पर क्लिक करें और यहां मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और डन पर क्लिक करूंगा। सब कुछ सेट होने के बाद यह आपसे डिफॉल्ट बैकेट मांगेगा। बैकेट क्लाउड में एक फोल्डर की तरह है जहां फायरबेस यूजर्स द्वारा अपलोड की गई फाइलें स्टोर करता है। अगले स्टेप के लिए हम नो कॉस्ट लोकेशन चुनकर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर यहां हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम प्रोडक्शन मोड में शुरू करें और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब हमने अपना स्टोरेज बैकेट सेटअप कर लिया है। यही वह जगह है जहां आपके यूजर्स द्वारा अपलोड की गई सभी फाइलें स्टोर की जाएंगी। और अगर आप यहां ऊपर रूल्स टैब पर क्लिक करते हैं तो यही वह जगह है जहां आपकी फाइल स्टोरेज के लिए सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। हम थोड़ी देर बाद इस वीडियो में यहां वापस आएंगे और जब हम कुछ और चीजें सेटअप कर लेंगे तब इन्हें अपडेट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अब तक का संक्षिप्त विवरण। हमने सफलतापूर्वक अपना स्टोरेज बकेट सेटअप कर लिया है और इससे पहले हमने ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को सक्षम किया था। फायरबेस कंसोल में कुछ और चीजें हैं जिन पर हमें बाद में वापस आना है, लेकिन फिलहाल ये 2 चीजें थीं जिन्हें हमें यहां पूरा करना था ताकि हम अपनी ऐप को टेस्ट कर सकें। अब चलिए वापस एआई स्टूडियो में चलते हैं और उसे बताते हैं कि हमने फायरबेस कंसोल में अभी क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है। इस तरह आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी ऐप में सब कुछ उन बदलावों से सही तरीके से जुड़ा हुआ है जो हमने अभी किए हैं। तो मैं यहां एआई स्टूडियो में वापस जाऊंगा और यह प्रॉम्प्ट दर्ज करूंगा। मैंने फायरबेस कंसोल में ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल किया है, साथ ही प्रोडक्शन मोड में फायरबेस स्टोरेज भी सेटअप कर लिया है। यहां नीचे मैं कहता हूं कृपया
चेक करें कि ऐप की फाइल अपलोड सुविधा फायरबेस स्टोरेज से लिंक हो और ईमेल पासवर्ड ऑन्थ साइन अप इन के लिए सही चले। तो यहाँ हम AI स्टूडियो को बता रहे हैं कि फायरबेस बैकएंड में क्या बदला है। मेरी सलाह है कि बैकएंड में कुछ भी बदलने पर ऐसा जरूर करें। AI स्टूडियो को यह संदर्भ देने से यह आपके कोड पर काम कर सकेगा और सब कुछ सही काम करे, यह देख पाएगा। अब यहाँ ये प्रॉम्प्ट भेजते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ ठीक से अपडेट हो गया है। अब यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ ठीक है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अगला कदम है कि हम आगे बढ़ें और अपनी वेब ऐप को टेस्ट करना शुरू करें। अब तक हम यहाँ पहुंचे हैं और हमारा फ्रंट एंड तैयार है जिसे AI स्टूडियो ने बनाया है। यह हमारे ऐप का इंटरफेस है, पेज, बटन, लेआउट, हर वो चीज जो यूजर देखता है और जिससे इंटरेक्ट करता है। ये काम हो गया है। हमारे पास अपने बैकएंड के लिए एक डेटाबेस भी सेटअप है। यह हमारे लिए अपने आप बन गया था जब हमने बिल्ड के दौरान इनेबल फायरबेस पर क्लिक किया था। डेटाबेस वो है जिसमें आपके ऐप का सारा डेटा, यूजर जानकारी, फाइल डिटेल्स और बाकी सब कुछ स्टोर होता है जिसे आपके ऐप को याद रखना होता है। हमने ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सक्षम किया है ताकि यूजर अकाउंट बना सकें, लॉग इन और लॉग आउट कर सकें, और हमने स्टोरेज भी कॉन्फ़िगर किया है जहां यूजर्स द्वारा अपलोड की गई सभी असली फाइलें रहेंगी। और क्योंकि हमारे पास वह डेटाबेस मौजूद है, यह सब, हर अकाउंट जो बनाया जाता है, हर फाइल जो अपलोड होती है, आपके ऐप द्वारा इकट्ठा किया गया हर डेटा, यह सब स्टोर होगा और स्थायी रूप से मौजूद रहेगा। अब परिचय में मैंने किसी भी वेब ऐप के लिए असली बैकएंड सेटअप करने के 4 स्तंभों का जिक्र किया था। यहाँ हम फिलहाल कहाँ हैं? पहले 3 स्तंभ, यूजर ऑथेंटिकेशन, एक डेटाबेस और फाइल स्टोरेज, अब सेटअप हो चुके हैं। अब हम आखिरी स्तंभ पर पहुंच गए हैं जो है सब कुछ UI से जोड़ना। और ये वाला पहले 3 से थोड़ा अलग है क्योंकि ये ऐसा नहीं है जिसे आप बस ऑन कर दें और ये काम करने लगे। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या बना रहे हैं। हर ऐप अलग होता है और किन चीजों को जोड़ना है और किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यह आपके प्रोजेक्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इसका सामान्य तरीका यह है कि यह कैसे काम करता है। हमें ऐप में जाना है, हर फीचर को टेस्ट करना है और यह नोट करना है कि कौन सी चीज वैसे काम नहीं कर रही जैसी उसे करनी चाहिए। शायद साइन इन काम ना करे, इसे नोट कर लें। हो सकता है कोई बटन ठीक से काम ना करे, इसे अपनी लिस्ट में जोड़ डालें। शायद फाइलें अपलोड नहीं हो रही हैं या डेटा सेव नहीं हो रहा है। जो भी समस्या हो, बस उसे नोट करते जाएं। सब टेस्ट करने के बाद AI स्टूडियो में एक एक करके समस्याएं हल करें। बस समस्या बताएं, उसे ठीक करवाएं, फिर टेस्ट कर अगली समस्या पर बढ़ें। हर बार एक प्रॉम्प्ट में एक ही समस्या रखें ताकि समाधान सटीक रहे और कुछ और न बिगड़े। अगर कोई बड़ी समस्या आए जैसे साइन इन न होना, तो उसे तुरंत हल करें ताकि आप बाकी ऐप की टेस्टिंग जारी रख सकें। अब आप मुझे अपनी ऐप के लिए इस प्रक्रिया को करते हुए देखेंगे। मेरी चुनौतियां आपकी चुनौतियों से अलग हो सकती हैं, जो आपके प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है, पर तरीका वही है। आप टेस्ट करते हैं, देखें क्या काम नहीं कर रहा और फिर AI स्टूडियो के प्रॉम्प्ट्स से उसे सुधारें। यही प्रक्रिया है और सच कहूं तो यह बहुत आसान है। ठीक है, तो अब चलिए अपनी ऐप का परीक्षण शुरू करते हैं। वेब ऐप का परीक्षण शुरू करने के लिए चलिए प्रीव्यू पैनल को अधिकतम कर लेते हैं। यहाँ इस बटन पर क्लिक करें और ये मेरी ऐप की लॉगिन स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है। जाहिर है आपकी स्क्रीन थोड़ी अलग दिखेगी। मेरे मामले में मेरा अभी तक कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ कुछ भी दर्ज करने से पहले ध्यान दें कि आपकी ऐप पर जो पहला अकाउंट बनेगा वही आपका एडमिन अकाउंट बन जाएगा। आगे चलकर इस वीडियो में वही ईमेल और पासवर्ड इस्तेमाल करें जिसे आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं। हम इस पहले अकाउंट का उपयोग टेस्ट के लिए करेंगे, पर बाद में इसे एडमिन अधिकार देंगे ताकि आप अपने सभी यूजर्स और उनके सभी डेटा को एक ही जगह देख सकें। तो जब आप यहाँ अपना ईमेल और पासवर्ड चुन रहे हों तो इसे ध्यान में रखें। मैंने यहाँ अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर दी है, तो अब मैं नीचे जाकर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। अब हम ऐप के अंदर हैं। आपका डैशबोर्ड मेरे से अलग हो सकता है, यह आपके बनाए प्रोजेक्ट पर निर्भर है। इसमें अलग टैब्स, फीचर्स और लेआउट हो सकते हैं। ये ठीक है। मुख्य बात यह है कि आप लॉग इन हैं और ऐप की मुख्य स्क्रीन देख सकते हैं। यही स्क्रीन आपके यूजर्स ऐप खोलते ही देखेंगे। अब हम हर मुख्य फीचर टेस्ट करेंगे ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे काम कर रहे हैं। मेरे ऐप के लिए ये फाइल अपलोड, डाउनलोड और डिलीट हैं। आपके ऐप के लिए ये अलग हो सकते हैं, पर प्रक्रिया वही रहेगी। हर फीचर को एक एक करके आजमाएं और सुनिश्चित करें कि वह वही करता है जो उसे करना चाहिए। तो मैं अपना टेस्ट करूंगा। मैं यहाँ एक फाइल अपलोड करके शुरू करूंगा। मैं ब्राउज लोकली पर क्लिक करूंगा
और मैं यहीं इस फाइल को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नीचे स्क्रॉल करें और यहीं आप देख सकते हैं कि असल में कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है। तो ऐसे मामलों में हम इस तरह से समस्या का समाधान करेंगे। मैं ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और इसे बंद कर दूंगा और फिर हम यहां बाईं ओर वापस आ जाएंगे। अगर आपको अपने ऐप में कोई भी चीज काम नहीं करती दिखे तो आप एआई स्टूडियो के साथ मिलकर उसे फीडबैक दें और उससे ये सुधार करवाएं। तो यहीं पर मैं कहूंगा कि ऐसा लगता है कि फाइल अपलोड काम नहीं कर रहा है। इस समस्या का समाधान करें और इसे ठीक करें। फिर मैं आगे बढ़कर इसे भेज दूंगा और अब हम एआई स्टूडियो को यह समस्या सुलझाने और हमारे लिए इसे ठीक करने देंगे। तो मैं यहां कुछ पल इंतजार करूंगा और देखूंगा कि ये सुधार कब पूरे होते हैं। एआई स्टूडियो के अनुसार एप्लीकेशन अब पूरी तरह फायरबेस स्टोरेज और फायरस्टोर से जुड़ चुका है, जिससे उपयोगकर्ता फाइलें अपलोड कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा पॉपअप दिखेगा जो कोड एरर बताएगा, तब बस फिक्स पर क्लिक कर दें। और अब हम यहां कुछ और पल इंतजार करेंगे ताकि ये सुधार पूरे हो सकें। ठीक है, अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि सुधार पूरे हो चुके हैं। फाइलें फिर से अपलोड करते हैं। मैं विंडो बड़ी कर देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां एक फाइल है। नीचे स्क्रॉल करने पर लगता है यह अपलोड हो गई थी, बस दिख नहीं रही थी। तो यही इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य विचार है। जब आप अपनी वेब ऐप का पहला वर्जन बनाते हैं तो आप उसे बनाते हैं, सब कुछ टेस्ट करते हैं, जो भी गलत है उसे नोट करते हैं और फिर एक एक करके उन बदलावों को लागू करते हैं। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, मैं फिर से ब्राउज लोकली पर क्लिक करूंगा। मैं यहां फिर से फाइल अपलोड करने की कोशिश करूंगा और मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और वह रही। मैं ये भी जांचने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करूंगा कि वह काम कर रहा है या नहीं। और यह यहां बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं इसे बंद कर दूंगा और चलिए फाइल डिलीट करने की भी कोशिश करते हैं। मैं ट्रैश कैन आइकन पे क्लिक करूंगा, फिर परमानेंटली डिलीट पे क्लिक करूंगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि हमारी फाइल अपलोड के लिए डाटाबेस बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब चलिए एक और जरूरी चीज टेस्ट करते हैं। यहां नीचे बाईं ओर मैं साइन आउट पर क्लिक करूंगा और फिर अपने अकाउंट में वापस लॉग इन करूंगा। फिर से साइन इन करें। तो हमने अभी साइन आउट किया, फिर से साइन इन किया और हमारा सारा डेटा अभी भी यहीं है। इसका मतलब है कि हमारा डाटाबेस डेटा को स्टोर करने में सही काम कर रहा है ताकि वह आपके यूजर्स के लिए बना रहे। ऑथेंटिकेशन भी काम कर रहा है क्योंकि हम अकाउंट बना पाए, साइन आउट कर पाए और बिना किसी समस्या के फिर से साइन इन कर पाए। और अब फाइल अपलोड भी काम कर रहा है। पहले ये काम नहीं कर रहा था और यही सब कुछ यूआई से कनेक्ट करने के स्टेप का असली मकसद है। हमें अंदर जाकर चीजों को टेस्ट करना पड़ा, देखना पड़ा कि क्या काम नहीं कर रहा है और फिर एआई स्टूडियो का इस्तेमाल करके उसे ठीक करना पड़ा। तो अब जब मेरी ऐप में सब कुछ सही से काम कर रहा है और फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि चारों स्तंभ स्थापित हो चुके हैं। मेरी ऐप के पास अब एक असली काम करने वाला बैक एंड है। अब चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है आपका एडमिन अकाउंट सेटअप करना। ठीक है, तो अभी हर यूजर जो आपकी ऐप में लॉग इन करता है वह अपनी खुद की डेटा और अपनी खुद की फाइल्स देखता है। ये वैसा ही होना चाहिए जैसा यूजर्स के लिए जरूरी है, लेकिन ऐप निर्माता और संचालक के तौर पर आप सब कुछ देखने का तरीका चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप अपने सभी यूजर्स, उनकी सारी डेटा और उनकी सारी गतिविधि एक ही जगह पर देख सकें। यही है एडमिन डैशबोर्ड, जो आपके बनाए हर ऐप पर काम करता है। SaaS टूल या कोर्स प्लेटफॉर्म के लिए आप अपने सभी ग्राहकों या छात्रों को देखना चाहेंगे। मेरी ऐप में मैं लॉगिन कर एक ही जगह अपने सभी क्लाइंट्स और उनके अपलोड्स देखना चाहता हूं। इसे सेटअप करने के 2 चरण हैं। सबसे पहले हमें एआई स्टूडियो को बताना होगा कि कौन सा अकाउंट एडमिन है, और दूसरी बात, हमें एक अलग व्यू बनाना होगा जिसे केवल एडमिन ही देख सके। अपने एडमिन अकाउंट का यूजर आईडी ढूंढने के लिए हमें वापस फायरबेस कंसोल में जाना होगा। तो मैं इसे ऊपर खोलूंगा, फिर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करूंगा और फिर सुनिश्चित करें कि आप यूजर्स टैब में हैं। यहां आप वह अकाउंट देखेंगे जिसे आपने पहले बनाया था और फिर आप यहां यूजर आईडी देख सकते हैं। कॉपी बटन पर क्लिक करें और फिर वापस एआई स्टूडियो में स्विच करें। मैं यहां प्रीव्यू पैनल को मिनिमाइज कर दूंगा और फिर यहां हम एआई स्टूडियो को एक और प्रॉम्प्ट भेजेंगे। मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है जिसे आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, जो गाइड में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैं उसे गाइड से कॉपी कर रहा हूं और फिर उसे यहीं पेस्ट कर दूंगा। मैं यहां ऊपर की ओर स्क्रॉल करूंगा और यहीं मैंने पहले ही अपना एडमिन यूजर आईडी पेस्ट कर दिया है, लेकिन आपको इसे उस यूजर आईडी से बदलना होगा जिसे आपने अभी अभी फायरबेस से कॉपी किया था।
अपनी ऐप में एडमिन डैशबोर्ड जोड़ने के लिए यह प्रॉम्प्ट बस एक शुरुआत है। इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं और अपनी पसंद की चीजें जोड़ या हटा सकते हैं। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को भेजने जा रहा हूं और फिर हम यहां कुछ और पल इंतजार करेंगे और एआई स्टूडियो को अपना काम करने देंगे। ठीक है, शानदार। और अब अगली चीज जो हमें करनी है वह है फायरबेस कंसोल पर वापस जाना और यह सुनिश्चित करना कि सिक्योरिटी रूल्स अपडेट हो गए हैं। आइए फायरबेस कंसोल पर वापस चलते हैं और फिर डेटाबेस और स्टोरेज में जाइए और फायरस्टोर को ढूंढें। हम यहां क्लिक करेंगे और फिर सिक्योरिटी में क्लिक करेंगे और फिर अगर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूं तो आप यहां ये ब्लॉक देखेंगे जिसमें लिखा है फंक्शन इज एडमिन और फिर अगली लाइन में यहां मेरा यूजर आईडी है। ये वही लाइन है जो फायरबेस को बताती है कि किस अकाउंट को एडमिन एक्सेस है। अगर आपकी यूजर आईडी वहां है तो आप तैयार हैं। अब ज्यादातर मामलों में एआई स्टूडियो इन रूल्स को अपने आप अपडेट कर देता है जब आप एडमिन प्रॉम्प्ट भेजते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको रूल्स में अपनी यूजर आईडी नहीं दिख रही है या आपका एडमिन डैशबोर्ड सभी यूजर्स नहीं दिखा रहा है तो बस वापस एआई स्टूडियो जाए और उसे बताएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फायरस्टोर सिक्योरिटी रूल्स अपडेट हो गए हैं। तो उदाहरण के लिए यहां मैं वापस एआई स्टूडियो पर स्विच करूंगा और फिर यह प्रॉम्प्ट भेजूंगा। सुनिश्चित करें कि फायरबेस सिक्योरिटी रूल्स पूरी तरह से अपडेट हो गए हैं। मेरी यूजर आईडी सुनिश्चित करें मौजूद हो और मुझे सभी डेटा तक एक्सेस हो। तो मेरे मामले में मेरी सिक्योरिटी रूल्स पहले से ही अपडेट हैं, लेकिन फिर भी मैं ये प्रॉम्प्ट भेजूंगा। बढ़िया। प्रॉम्प्ट भेजने के बाद आपके सिक्योरिटी रूल्स तैयार हैं। आप फायरस्टोर के सिक्योरिटी टैब में चेक कर सकते हैं, लेकिन एआई स्टूडियो ये संभाल लेगा। अब हमें स्टोरेज रूल्स का ध्यान रखना है। ये डेटाबेस सिक्योरिटी रूल्स से अलग होते हैं और मेरे अनुभव में ये हमेशा अपने आप उसी तरह सिंक नहीं होते। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टोरेज रूल्स ही नियंत्रित करते हैं कि कौन वास्तव में उन फाइल्स को देख और एक्सेस कर सकता है जिन्हें यूजर्स अपलोड करते हैं। तो अगर आपके एडमिन अकाउंट को स्टोरेज रूल्स में एक्सेस नहीं है तो ऐप डिप्लॉय होने के बाद आप एडमिन डैशबोर्ड से दूसरे यूजर्स की फाइल्स नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम स्टोरेज रूल्स को मैन्युअली अपडेट करेंगे ताकि सब कुछ सही से काम करे। तो चलिए वापस अपने फायरबेस कंसोल में चलते हैं और स्टोरेज पर क्लिक करते हैं। फिर रूल्स पर क्लिक करें। फिर हम यहां सब कुछ हाईलाइट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। और फिर एक बार फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गाइड को चेक करें, मेरे पास कॉपी और पेस्ट करने के लिए स्टोरेज रूल्स हैं जिन्हें आप यहां रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं उसे गाइड से कॉपी कर रहा हूं। फिर मैं इसे यहीं पेस्ट कर दूंगा और सुनिश्चित कर लें कि आखिर में आप यहां अपना यूजर आईडी अपडेट करें तो इसे हाईलाइट करें और अपनी असली यूजर आईडी से बदल दें। जब आप ये कर लें तो पब्लिश पर क्लिक करें। फिर हम वापस एआई स्टूडियो पर स्विच करेंगे और आगे बढ़ने से पहले सब कुछ सिंक होने के लिए 1 से 2 मिनट रुकें। बहुत बढ़िया। अब जब हमारे स्टोरेज रूल्स सही तरीके से सेट हो चुके हैं तो हमें यकीन है कि डिप्लॉयमेंट सही होगा। तो चलिए अब चलकर देखते हैं कि हमारा एडमिन पैनल असल में कैसा दिखता है। मैं सबसे ऊपर जाकर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा और फिर मैं प्रीव्यू पैनल को मैक्सिमाइज कर दूंगा और अब हमारा एडमिन कंट्रोल पैनल ऐसा दिखता है। मैं अपने कुल यूजर्स, मेरे पास कितनी फाइल्स हैं और फिर सर्वर की स्थिति देख सकता हूं और यहीं पर मैं अपना यूजर अकाउंट देख सकता हूं। अब अपने एडमिन कंट्रोल पैनल के लिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह नए यूजर्स को भी ट्रैक कर रहा है और मैं उनकी फाइल्स पढ़ और डाउनलोड कर सकता हूं। तो मैं नीचे बाईं ओर साइन आउट पर क्लिक करूंगा और एक नया अकाउंट बनाऊंगा। यहां पर यह जानकारी भरूंगा, फिर यहीं साइन अप करूंगा और अब मैं उस टेस्ट फाइल को फिर से अपलोड करने जा रहा हूं। यहां उस पर डबल क्लिक करें। अपलोड होने के बाद अब मैं साइन आउट करके अपने एडमिन अकाउंट में लॉगिन करता हूं। यहां वापस साइन इन करें। यहां अब 2 यूजर हैं और दिख रहा है कि एक फाइल अपलोड हुई है। तो मैनेज डेटा पर क्लिक करते हैं और मैं उस टेस्ट फाइल को देख सकता हूं जो हमने इस अकाउंट में अपलोड की थी। और यही है एडमिन कंसोल होने की ताकत। मैं अपने सभी यूजर्स, उनके ईमेल, उन्होंने कब साइन अप किया और हर एक ने कितनी फाइलें अपलोड की हैं, ये सब देख सकता हूं। चाहे आपकी ऐप में कितने भी यूजर साइन अप करें, आपके एडमिन कंट्रोल पैनल में हमेशा आपको हर चीज का स्पष्ट अवलोकन मिलेगा कि क्या हो रहा है।
और साथ ही आपके हर यूजर का अनुभव पूरी तरह से निजी रहता है। वे केवल अपनी ही डेटा देख सकते हैं। और अब इसका मतलब है कि हमारी ऐप पूरी तरह से बन चुकी है और काम कर रही है। हमारे पास यूजर अकाउंट्स, एक डेटाबेस, फाइल स्टोरेज, सिक्योरिटी रूल्स और एक एडमिन डैशबोर्ड है। अब हमें इसे इंटरनेट पर लाइव करना है, तो अब चलिए इसे गिटहब पर सेव करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। तो मैं इसे यहां मिनिमाइज करूंगा, फिर ऊपर दाईं ओर सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा। इस एरो पर क्लिक करें और गिटहब पर क्लिक करें। जारी रखने के लिए गिटहब में साइन इन पर क्लिक करें। अगर आपके पास गिटहब अकाउंट है तो लॉग इन करें, नहीं है तो नीचे साइन अप कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूंगा। मैं यहां अपने अकाउंट से लॉग इन करूंगा। यहां आप अपना यूजर नेम चुन सकते हैं। आप अपना देश या क्षेत्र चुन सकते हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। फिर यहां बस नीचे स्क्रॉल करें और इंस्टॉल एंड ऑथराइज पर क्लिक करें। और अब यहां हमें एक रिपॉजिटरी बनानी होगी। एक रिपॉजिटरी गिटहब पर बस एक ऐसी जगह है जहां आपकी वेबसाइट या वेब ऐप स्टोर की जाएगी। हम इसे बाद में असल में इंटरनेट पर डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहां मैं बस लिखूंगा क्लाइंट वॉल्ट वेब ऐप और डिस्क्रिप्शन के लिए मैं लिख दूंगा ट्यूटोरियल वेब ऐप। और विजिबिलिटी के लिए मैं सलाह दूंगा कि इसे प्राइवेट ही रखें। नीचे जाइए और क्रिएट गिटहब रिपॉजिटरी पर क्लिक करें। फिर आप नीचे स्क्रॉल करें और स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पर क्लिक करें। अब हमारा वेब ऐप गिटहब पर सेव है और हम डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं। यह बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसे इंटरनेट पर लाइव कैसे करें जहां लोग इसे देख सकें? हमें होस्टिंग चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो यह सर्वर पर जगह लेना है जो 24/7 ऑनलाइन रहता है, ताकि आपकी ऐप हमेशा उपलब्ध रहे। यह सेटअप का एकमात्र हिस्सा है जो मुफ्त नहीं है, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपकी ऐप का इंटरनेट पर कोई घर नहीं होता। वहाँ कई अलग अलग होस्टिंग विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन खास तौर पर AI स्टूडियो प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे सबसे आसान तरीका होस्टिंगर लगा है। होस्टिंगर सीधे गिटहब से जुड़ जाता है, तो जब भी आप अपने प्रोजेक्ट में कोई बदलाव पुश करते हैं, यह अपने आप आपकी ऐप को फिर से डिप्लॉय कर देता है। आपको कुछ भी मैन्युअली अपडेट करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। होस्टिंगर उन तकनीकों को भी सपोर्ट करता है जिन पर AI स्टूडियो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, और वह भी बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के। आपको पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन नाम भी मिलेगा, जिससे आपकी ऐप को एक असली प्रोफेशनल URL मिलेगा, न कि कोई रैंडम कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग। और जो कुछ भी आप पा रहे हैं उसके हिसाब से इसकी कीमत भी वाकई किफायती है। तो अगला कदम है होस्टिंगर के लिए साइन अप करना। एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक आपको सही सेटअप पेज पर ले जाएगा और सुनिश्चित करेगा कि आपको सबसे कम कीमत मिले। ठीक है, अब मैं आगे बढ़कर वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिए गए उस लिंक पर जा रहा हूं। और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे, आपको यह पेज दिखाई देगा। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और फिर यहां नीचे हम बिजनेस प्लान ढूंढेंगे। हमें खास तौर पर इसी प्लान की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि इसमें 5 मैनेज्ड Node.js वेब एप्स शामिल हैं, और यही वह फीचर है जिसकी हमें जरूरत होगी। तो चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और चूज प्लान पर क्लिक करते हैं। फिर यहां सबसे पहले अपना बिलिंग पीरियड चुनें। डिफॉल्ट रूप से यह 48 महीनों पर सेट होगा, हालांकि आप इसे 24 महीने, 12 महीने और 1 महीने के प्लान में भी बदल सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं 12 महीने वाले विकल्प के साथ जाऊंगा। यहां देखिए, हमें काफी बचत और 1 साल का फ्री डोमेन भी मिलता है। नीचे आप डोमेन नाम डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे बाद में करूंगा। और फिर दाईं ओर यहीं पर आप अपना ऑन ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से अतिरिक्त छूट पाएं। तैयार होने पर नीचे कंटिन्यू क्लिक करें और फिर इस पेज पर यहीं पर आपको होस्टिंगर अकाउंट के लिए साइन अप करना होगा। तो अपना ईमेल एड्रेस डालें और एक पासवर्ड बनाएं, फिर रजिस्टर पर क्लिक करें। और अब इस पेज पर यहीं पर आगे बढ़ें और अपना बिलिंग एड्रेस और पेमेंट जानकारी दर्ज करें। चेकआउट प्रक्रिया पूरी करें और मैं आपको अगले स्टेप पर मिलूंगा। यहां पहुंचने पर होस्टिंगर ऑनबोर्डिंग शुरू होगी। आपके वीडियो देखने के समय के अनुसार यह प्रक्रिया थोड़ी अलग दिख सकती है।
लेकिन भले ही यह थोड़ी अलग हो, कुल मिलाकर स्टेप्स एक जैसे ही होने चाहिए। तो बस जितना हो सके उसी के अनुसार फॉलो करें। यहाँ पहले सवाल के लिए मैं बताऊंगा कि मैं ये वेबसाइट अपने लिए बना रहा हूं। मैं एक नई साइट बनाना चाहता हूं। यहां नीचे दाईं ओर मैं स्किप पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करूंगा और फिर जब आप इस पेज पर पहुंचेंगे तो आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे। यहां नीचे स्क्रॉल करें और उस विकल्प को देखें जिस पर लिखा है Node.js वेब ऐप। यह हमें गिटहब के जरिए डिप्लॉय करने की अनुमति देगा। तो इस पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। और यहां आप पहले साल के लिए अपना फ्री डोमेन नाम क्लेम कर सकते हैं। तो यहां मैं clientvaulttutorial.com टाइप करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं ये डोमेन पहले साल के लिए फ्री है। तो मैं इसे क्लेम कर लूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। और फिर यहां आपको अपने डोमेन नाम के मालिक की डिटेल्स वेरीफाई करनी होंगी। यह वही व्यक्ति है जिसके नाम पर डोमेन रजिस्टर होगा, तो जानकारी सही होने की पुष्टि कर लें और सब कुछ भरने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। यहां आपके फोन नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। आगे बढ़ें और यहां अपना कोड दर्ज करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया, अब आपका डोमेन तैयार है। जब आप यहां स्क्रीन पर पहुंच जाएं तो कनेक्ट विद गिटहब पर क्लिक करें और फिर इस स्क्रीन पर यहां आप चुन सकते हैं कि आप होस्टिंगर को अपनी सभी रिपॉजिटरीज तक पहुंच देना चाहते हैं या केवल चुनी हुई रिपॉजिटरीज तक। मेरे मामले में मैं सभी को चुनूंगा। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और इंस्टॉल एंड ऑथराइज पर क्लिक करूंगा और फिर यहीं पर आपको वह रिपॉजिटरी दिखनी चाहिए जो हमने कुछ समय पहले गूगल एआई स्टूडियो में बनाई थी। मैं यहां अपनी रिपॉजिटरी पर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और फिर यहां सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है फ्रेमवर्क प्रीसेट को बदलना। आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें, फिर पूरी तरह नीचे तक स्क्रॉल करें। आप इस विकल्प को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है VT। इस पर क्लिक करें और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को खोजें। इसके बगल में ऐड पर क्लिक करें। हम यहाँ कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एक API की का उपयोग करके जोड़ने जा रहे हैं। अगर आपका गूगल AI स्टूडियो प्रोजेक्ट किसी भी AI फीचर का उपयोग करता है, जैसे कि चैटबॉट, इमेज जनरेशन या किसी भी प्रकार का AI संचालित टूल, तो ये फीचर्स डिप्लॉयमेंट के बाद तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम एक API की नहीं जोड़ते। तो चलिए अब हम इसका ध्यान रखते हैं। आइए वापस गूगल AI स्टूडियो पर स्विच करते हैं और मैं इसे बंद कर देता हूं। बैक टू स्टार्ट पर क्लिक करें। डैशबोर्ड में क्लिक करें और यहां आप API कीज में पहुंच जाएंगे। दाईं ओर क्रिएट API की पर क्लिक करें, फिर क्रिएट की पर क्लिक करें और फिर कॉपी की पर क्लिक करें और फिर वापस होस्टिंगर पर स्विच करें और यहां पहले नाम के लिए Gemini_API_ की टाइप करें और फिर यहां पर की को पेस्ट करें। ऐड मोर पर क्लिक करें। फिर अगले नाम के लिए हम इसे Google_API_ की नाम देंगे। फिर से वही की यहां पेस्ट करें और फिर एक बार और ऐड मोर्स पर क्लिक करें और हम इसे white_Gemini_API_ नाम देंगे और फिर से वही की यहां पेस्ट करें। यह सब हो जाने के बाद फिनिश पर क्लिक करें और फिर डिप्लॉय पर क्लिक करें। बिल्कुल सही, अब आपकी वेब ऐप डिप्लॉय होने जा रही है। मैं यहां कुछ पल रुकूंगा और इंतजार करूंगा कि सब कुछ पूरा हो जाए। ठीक है, और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट पूरा हो चुका है और हमारी ऐप हमारे कस्टम डोमेन पर उपलब्ध है। तो सब कुछ पहले से ही कनेक्टेड है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो मैं यहां इस लिंक पर क्लिक करके अपनी वेब ऐप पर जा रहा हूं और ये लीजिए। अब जो भी चीजें हमने पहले की थी, जैसे कि एडमिन अकाउंट के लिए साइन अप करना और फाइल्स अपलोड करना, वो सारी जानकारी अभी भी यहां होनी चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़कर अपने एडमिन अकाउंट में लॉग इन करूंगा और साइन इन पर क्लिक करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा AI स्टूडियो में था। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीव्यू पूरे समय एक ही फायरबेस बैकएंड से जुड़ा हुआ था और यह बहुत अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है कि आपका डेटाबेस और बैकएंड पूरे समय सही तरीके से काम कर रहे थे।
अब अगर कुछ भी आपकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है या आप भविष्य में अपनी ऐप में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसे करने का तरीका यहाँ है। सबसे पहले वापस गूगल एआई स्टूडियो पर जाइए और इसे बंद कर दें। डैशबोर्ड पर क्लिक करें, ऐप्स पर क्लिक करें, फिर उस ऐप पर क्लिक करें जिसे आपने अभी अभी यहां डिप्लॉय किया है। और फिर यहां आप बस अपने बदलाव करें या एआई स्टूडियो को बताएं कि क्या ठीक करना है और फिर इसे गिटहब पर सेव कर दें। होस्टिंगर आपके गिटहब से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अपने आप अपडेट को पहचान लेगा और आपकी ऐप को फिर से डिप्लॉय कर देगा। आपको होस्टिंगर की तरफ कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है। आप एआई स्टूडियो में बदलाव करें, उसे गिटहब पर पुश करें और वह आपके लाइव साइट पर दिख जाएगा। तो उदाहरण के लिए यहां मैं एक छोटा सा बदलाव कर सकता हूं। मैं कहूंगा एडमिन पैनल में जो लाल रंग है उसे हरे रंग में बदल दें। तो हम यहां इसी तरह का एक छोटा सा डिजाइन बदलाव करेंगे। मैं आगे बढ़कर यह बदलाव भेजूंगा और फिर हम एआई स्टूडियो को 1 मिनट के लिए काम करने देंगे ताकि रंग बदल जाएं। और अब यहां प्रीव्यू मोड में आप देख सकते हैं कि अब यह हरा हो गया है। इस अपडेट को अपनी असली लाइव डिप्लॉयमेंट पर पुश करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर तीर पर क्लिक करें और फिर गिटहब पर क्लिक करें। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और सभी बदलावों को स्टेज और कमिट करने के लिए क्लिक करेंगे। फिर आपके बदलाव गिटहब पर अपलोड हो जाएंगे और उसके बाद वापस अपनी वेब ऐप पर स्विच करें और फिर पेज को रिफ्रेश करें। और फिर जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, होस्टिंगर ने अपने आप आपके ऐप को उन अपडेटेड बदलावों के साथ फिर से डिप्लॉय कर दिया है। और एक छोटी सी बात जो आप ऊपर देखेंगे वह है असली साइट का नाम। यह यहाँ डिफॉल्ट नाम है। हर गूगल एआई स्टूडियो ऐप का यही नाम है। इसे ठीक और टाइटल अपडेट करने के लिए एआई स्टूडियो में बदलाव मांगें और उसे गिटहब पर कमिट कर दें। आप वही वर्कफ्लो इस्तेमाल करेंगे जो मैंने दिखाया बदलावों या समस्याओं के लिए। खत्म करने से पहले चलिए वापस होस्टिंगर पर स्विच करते हैं और फिर यहां आपको अपना एज पैनल मिलेगा। यहीं से आप अपनी डिप्लॉयमेंट और होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। यहीं पर आपकी टू डू लिस्ट में कुछ आइटम्स हो सकते हैं। और अगर आप यहां ऊपर बाईं ओर क्लिक करें और फिर वेबसाइट्स पर क्लिक करें, Node.js पर क्लिक करें, आपको अपनी वेब ऐप यहीं लिस्टेड दिखनी चाहिए। इसके नीचे डैशबोर्ड पर क्लिक करें और फिर यहीं आप अपनी डिप्लॉयमेंट से जुड़ी सारी जानकारी देख पाएंगे। आप अपनी सेटिंग्स यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको डिप्लॉयमेंट और डोमेन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी दिखेगी। इस वीडियो के बाद अपना रजिस्टर ईमेल जरूर चेक करें। आपको होस्टिंगर की तरफ से एक ईमेल मिलेगा जिसमें वेरिफिकेशन लिंक होगा। बस उस पर क्लिक करें और यह आपके डोमेन को वेरीफाई कर देगा। होस्टिंगर डैशबोर्ड में मदद के लिए ऊपर आस्क एआई पर क्लिक करें। कोडी एआई खुल जाएगा। इससे कोई भी सवाल पूछें, यह बहुत मददगार है। अगर हल न मिले तो यह लाइव एजेंट से जोड़ देगा। मेरे अनुभव में यह बहुत ही मददगार रहा है। और साथ ही मैं आपको फायरबेस कंसोल का एक त्वरित टूर भी देता हूं। तो अब मैं वापस फायरबेस पर स्विच कर रहा हूं। यहां ऊपर की तरफ आपके पास प्रोजेक्ट ओवरव्यू है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। यह आपके प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट है जो आपका प्लान और एप्स की संख्या दिखाता है। नीचे आप अपने वर्तमान रीड्स और राइट्स की झलक देख सकते हैं। अगर ऐप की परफॉर्मेंस जांचनी हो तो यही सबसे सही जगह है। इसके नीचे बाईं ओर आपके पास सेटिंग्स हैं। यहीं पर आपको अपनी बिलिंग जानकारी, इंटीग्रेशन, सर्विस अकाउंट्स और यूजर परमिशन जैसी चीजें मिलेंगी। इसे अक्सर छूने की जरूरत नहीं, पर अकाउंट मैनेज करने के लिए सब यही मिलेगा। नीचे क्या नया है में फायरबेस अपडेट्स और आपके प्रोजेक्ट शॉर्टकट्स हैं जिन्हें हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया है। हमारे मामले में हमने फायरस्टोर, ऑथेंटिकेशन और स्टोरेज को विजिट किया, तो ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप इन 3 टैब्स पर सबसे ज्यादा विजिट करेंगे। और फिर सबसे नीचे आपके पास अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। इसमें डेटाबेस और स्टोरेज, सुरक्षा, एआई सेवाएं, होस्टिंग और सर्वरलेस, डेवोनप्स और एंगेजमेंट और एनालिटिक्स शामिल हैं। यहाँ नीचे जो विकल्प हैं वे अधिक एडवांस्ड हैं और आप वास्तव में केवल डेटाबेस, स्टोरेज और सुरक्षा टैब्स पर ही जाएंगे। आपने अभी अभी एक असली वेब एप्लीकेशन को शुरू से बनाकर लॉन्च किया है, वो भी पूरी तरह से गूगल एआई स्टूडियो, फायरबेस और होस्टिंगर का उपयोग करके। और अगर आपने अभी तक अपनी होस्टिंग प्लान के लिए साइन अप नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक का उपयोग करने से आपको सबसे कम कीमत मिलेगी।
अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।